हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर कॉर्पोरेट लॉ, जो कि हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किए थे। वन शॉट सीरीज चल रहा है हमारा, जहाँ पे हम एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक को कवर करते हैं। यूनिट 1 का पार्ट ए जो था कंपनी, उसका फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज, वो सब ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द यूनिट 1 के तरफ, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इसके अंदर हम देखेंगे कि कंपनी फॉर्मेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स होता है और हर एक स्टेप को एकदम डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये जो वीडियो ये अपना वन शॉट सीरीज का वीडियो है। अगर तुमको डिटेल वीडियो देखना है तो वो भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के अंदर, तो प्लेलिस्ट में जाके तुम और डिटेल वीडियोस भी देख सकते हो। प्लस ऐप के अंदर भी सब कुछ अवेलेबल है, नोट्स, वीडियोस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है। जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, बहुत सारा बेनिफिट्स तुमको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है वन शॉट सीरीज, जहां पे हम समराइज वे में पूरा का पूरा यूनिट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखना। सबसे पहला, स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स होता है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। पहला हो गया प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। सेकेंड, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। थर्ड, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और चौथा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये 4 स्टेप्स होता है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर। पहला हो गया प्रमोशन स्टेज, जहां पे आइडिया लाते हैं, चेक करते हैं कि वो आइडिया काम करेगा कि नहीं, बिजनेस बन सकता है या नहीं। तो बेसिकली ये सब चेक करना इस प्रमोशन स्टेज। उसके बाद जब हमको लगता है कि हाँ, इससे एक बिजनेस बन सकता है, फिर हम कंपनी बनाते हैं, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। फिर पब्लिक कंपनी जो पैसा उठाता है मार्केट से, इसको बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करता है रियल में, दैट इज कॉल्ड एज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो इस सब के बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। चलते हैं पहला टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। तो प्रमोशन में 4 बेसिक स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला हो गया डिस्कवरी ऑफ आइडिया। सबसे पहले ये सोचना कि किस चीज का बिजनेस करेंगे हम, आइडिया, वो आइडिया जनरेट करना कि क्या व्यापार करने वाले, क्या बिजनेस करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी बिजनेस के अंदर डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। आइडिया इज बेसिकली क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस, क्या बिजनेस हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन। हम जो आइडिया हमको आया उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि क्या इससे एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि आइडिया बहुत भयंकर है, बहुत बेहतरीन आइडिया है, लेकिन जब हम उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमको पता चलता है कि नहीं नहीं, इससे बिजनेस जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं कि क्या ये आइडिया के ऊपर बिजनेस बन पाएगा, और ज्यादा एनालिसिस करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद जो भी फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन हमको मिला इन्वेस्टिगेशन से, सबको असेंबल करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या बिजनेस बन सकता है इस आइडिया से या फिर नहीं। तो जो स्टेप 2 में इन्वेस्टिगेशन किए, उस इन्वेस्टिगेशन का जो भी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स आया, उसको कलेक्ट करके, असेंबल करके, उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। और अगर अपने को लगता है कि हाँ ये बिजनेस बन सकता है, तो फिर आता है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, जहां पर हम पैसे के बारे में सोचते हैं। देखना, रीड कर देता हूं ये वाला। आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑल द बेसिक एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर देयर प्रोक्योरमेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द फाइनेंस रिक्वायर्ड। जो पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो पैसा हम अरेंज करने का सोचते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन पहला स्टेप होता है, 4 चीज आता है उसके अंदर। पहला हो गया डिस्कवरी ऑफ आइडिया, सेकेंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा असेंबलिंग द रिसोर्सेस, असेंबलिंग द आइडियाज, असेंबलिंग द प्रोपोजिशन, एंड लास्ट है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मतलब क्या है? आइडिया, या जिसके बारे में हम बिजनेस बनाने का सोच रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया प्रमोशन स्टेज।
अब प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो पर्सन है जो ये सब कर रहा है। प्रमोटर मतलब बेसिकली फाउंडर, जो बिजनेस को शुरू किया है, जिसको आइडिया आया, इन्वेस्टिगेशन किया, रिसोर्सेज इकट्ठा किया और बिजनेस शुरू किया। दैट पर्सन इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रमोटर, also called as the founder या owner of the company। क्लियर है? देखना, promoters are the persons who conceive the idea of the company, जिसको कंपनी बनाने का ख्याल आया है, जो कंपनी बनाने का सोचा है। फाउंडर है ना, फेमसली हम क्या बोलते हैं? फाउंडर, जो कंपनी को शुरू किया है। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो क्या प्रमोटर एक अकेला पर्सन होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक अकेला पर्सन भी हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं। 2-3 लोग मिलकर बिजनेस को शुरू किए, जैसे लेंसकार्ट हो गया तो पीयूष बंसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रमोटर, है ना। बोट हो गया तो अमन गुप्ता इज द एग्जाम्पल ऑफ योर प्रमोटर्स। इसी प्रकार से जो कंपनी को शुरू किया है, जिसका आइडिया था, जो इन्वेस्टिगेशन किया, कंपनी में पैसा लगाया, रिस्क लिया और बिजनेस को शुरू किया है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ द कंपनी और द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। क्लियर है? ये वन शॉट सीरीज चल रहा है, हम समराइज वे में पढ़ रहे हैं, है ना। डिटेल भी पढ़ाया हुआ है वीडियोस में, वीडियोस मिल जाएंगे तुमको अगर डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है तो। ये समरी के लिए है, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा काम में आता है। ठीक है, देखना नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर। एक प्रमोटर का क्या काम होता है? अ कंपनी कैन बी अ न्यू कंपनी दैट इज बीइंग फॉर्म्ड और एन एग्जिस्टिंग कंपनी और अ कंपनी दैट इज रीऑर्गेनाइज्ड। इन ऑल द केसेस देयर आर फंक्शंस दैट अ प्रमोटर हैज टू परफॉर्म। तो बोला कंपनी या तो नया भी हो सकता है या एक एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकता है जिसको फिर से शुरू किया जा रहा है। हर एक केस में प्रमोटर का जरूरत पड़ेगा। प्रमोटर क्या करता है? What are the functions of promoter depends upon the nature of the company, the legal aspects involved and the prevailing circumstances। तो हर एक सिचुएशन में प्रमोटर का काम अलग अलग होगा। तो वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है, क्या सिचुएशन है, क्या लीगल लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम सोचें तो प्रमोटर का हर एक काम जो एक मालिक का होता है, तुम सोच लो एक कंपनी जब स्टार्ट होता है तो ओनर का जो जिम्मेदारी होता है, जो काम होता है, वही सारा फंक्शन है प्रमोटर का। बेसिकली प्रमोटर रिसोर्सेज इकट्ठा करता है, एम्प्लॉयज लाता है, प्रोडक्शन करता है, बेचने का सोचता है, मार्केटिंग करता है, सब कुछ प्रमोटर करता है ना। स्टार्टिंग में तो प्रमोटर सब कुछ ही कर रहा होता है, धीरे धीरे करके उसके बाद एम्प्लॉयज होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बाकी काम को जो है एलोकेट करना शुरू करता है अपने एम्प्लॉयज को। जब लेकिन कंपनी शुरू होता है, सारा ड्यूटी, सारा काम कंपनी से रिलेटेड इज द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेज आता है अपना, वो है अपना इनकॉर्पोरेशन स्टेज। पहला हो गया प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन में आइडिया आ गया, उसको इन्वेस्टिगेट कर लिए, इवैल्यूएट कर लिए, पैसा अरेंज कर लिए और बिजनेस चालू करने के बारे में सोच लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम कंपनी फॉर्म करते हैं। सेकेंड स्टेज है, इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए सब कुछ इकट्ठा करते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करते हैं, जो फी लगेगा सबमिट करते हैं और अप्लाई करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो ये जो अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ये स्टेज को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। कहां पे अप्लाई करते हैं हम लोग? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। और जब हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो रजिस्ट्रार हमको क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा कंपनी जो है अब रजिस्टर हो गया है। क्लियर है ये? तो ये आता है सेकेंड स्टेज विच इज द इनकॉर्पोरेशन स्टेज। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये तुम पहले भी पढ़े होगे,
मेमोरेंडम या आर्टिकल, है ना, थोड़ा बहुत कहीं कहीं आता है बीएसटी के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर, बट स्टिल हम वापस से पढ़ लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ होता है, जो कि एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड का। कंपनी का किसके साथ? पब्लिक के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। मेमोरेंडम में लिखा हुआ होता है कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सब डिटेल लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो मेमोरेंडम जो है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक जब कंपनी से डील कर रहा है तो ये एज्यूम किया जाता है कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा। ठीक है, अब बहुत सारे फॉर्मेट्स है मेमोरेंडम के, हम इसमें से कोई फॉर्मेट यूज कर सकते हैं या हम अपना भी मेमोरेंडम बना सकते हैं। हर टाइप ऑफ कंपनी के अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, सब टाइप ऑफ कंपनी के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, टेबल ए से लेके टेबल ई तक। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम यही फॉर्मेट यूज करें, हम चाहें तो कोई दूसरा फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो समझ में आ गया होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी के बारे में सारा डिटेल लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, एड्रेस, कैपिटल, ऑब्जेक्टिव, लाइबिलिटी, रजिस्टर्ड ऑफिस, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो भी पर्सन कंपनी से डील कर रहा है उसको ये डॉक्यूमेंट जरूर से पढ़ लेना चाहिए। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम हम पढ़ सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ये पब्लिक के लिए नहीं होता, ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो अपने एम्प्लॉइज, अपने मैनेजमेंट के लिए होता है, जहां पे कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ होता है। तो बहुत फर्क है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो पब्लिक के लिए होता है, कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे लिखा हुआ होता है। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, पब्लिक के लिए नहीं होता, वो तो कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉइज, कंपनी का मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, जहां पे एम्प्लॉय या मैनेजमेंट को क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है वो बात वहां पे लिखा हुआ है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, it contain the rules that govern the objects for which the company is being formed। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अल्टर कर सकते हैं कि आर्टिकल, बिल्कुल हम अल्टर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब 75% शेयर होल्डर्स हाँ बोलेंगे तभी जाके वो अप्रूव होगा, अल्टर होगा। जैसे 5 शेयर होल्डर हैं तो 5 का 75%, मतलब मिनिमम 4 शेयर होल्डर्स अगर हाँ बोलेंगे तो ही आर्टिकल को अल्टर कर सकते हैं। अगर 3 हाँ बोलेंगे तो अल्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 60% हुआ, 5 में से 3 बोले, 60%, दिस इज नॉट पॉसिबल, अल्टर नहीं हो सकता। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 75% से ज्यादा लोग हाँ बोलना जरूरी है। क्लियर है ये? नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। जैसे मैं बता दिया था तुमको पहले, फिर से बता देता हूं। मेमोरेंडम जो है कंपनी का ऑब्जेक्टिव, पावर, ये सब दिखाता है, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक के लिए होता है। लेकिन आर्टिकल्स जो होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो मेमोरेंडम जो है कंपनी का ऑब्जेक्टिव, पावर, स्कोप दिखाता है, किसको? टू द पब्लिक। और आर्टिकल क्या होता है? इंटरनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जब हम डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं रजिस्ट्रार के पास, और जब सारा डॉक्यूमेंट ठीक रहता है तो जो रजिस्ट्रार है वो हमको एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, एक सर्टिफिकेट इशू करता है। वो सर्टिफिकेट को बोलते हैं
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें क्या लिखा हुआ होता है कि कंपनी इस डेट से रजिस्टर हो गया है और नीचे यहाँ पे साइन रहता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक एविडेंस होता है कि हाँ हम कंपनी रजिस्टर कर लिए। क्लियर है ये? तुम जैसे अप्लाई किए रजिस्ट्रेशन के लिए, कैसे पता चलेगा रजिस्ट्रेशन हो गया? जब आरओसी तुमको, आरओसी समझते हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जब तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, इसका मतलब है तुम्हारा कंपनी जो है रजिस्टर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या होता है देखना, ठीक से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज थर्ड स्टेज है। पहला स्टेज हो गया प्रमोशन स्टेज, सेकेंड हो गया इनकॉर्पोरेशन, तीसरा हो गया तुम्हारा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखना, अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जिसका शेयर कैपिटल नहीं है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन जिसको शेयर्स इशू करना है, जिसको पब्लिक से पैसा लेना है, तो पहले उसको पैसा ले लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बिजनेस को शुरू कर सकता है। तो यहां पे बहुत इजी सा बात बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुमको शेयर्स इशू नहीं करना है, तो तुम बिजनेस शुरू करो फिर। लेकिन अगर तुमको पब्लिक से पैसा चाहिए तो पहले पब्लिक से पैसा ले लो, कैपिटल ले लो पब्लिक से, उसके बाद जाके तुम बिजनेस को शुरू करना। तो तीसरा स्टेज है, नाम है इसका कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जिसका मतलब ही होता है शेयर्स इशू करना और बदले में पब्लिक से जो है शेयर्स का पैसा लेना। क्लियर है ये? जब शेयर्स हम इशू करते हैं, एक डॉक्यूमेंट हम इशू करते हैं, वो डॉक्यूमेंट को बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसी को देखकर पब्लिक डिसाइड करता है कि कंपनी में पैसा लगाना है या फिर नहीं। इसमें लिखा हुआ होता है कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, कंपनी का फ्यूचर प्लान्स, पैसा हम क्यों ले रहे हैं, कहाँ यूज करेंगे, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ होता है। अगर इसमें कंपनी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अगर देता है तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा अगेंस्ट द कंपनी। क्लियर है? तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली वो एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें हम सारा डिटेल देते हैं कंपनी के बारे में, पब्लिक उसको रीड करता है और डिसाइड करता है कि कंपनी में पैसा लगाना चाहता है या फिर नहीं। ठीक है, देखना क्या क्या लिखा हुआ रहता है कंपनी के बारे में डिटेल, शेयर होल्डर्स के बारे में डिटेल, डायरेक्टर्स के बारे में डिटेल, कौन सा टाइप का शेयर इशू किया जा रहा है, कितना मिनिमम पैसा जो है सब्सक्राइब होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स का टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जनरली 90% होता है। इसका मतलब है कि अगर हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं तो मिनिमम 9,000 शेयर जो है पब्लिक परचेज करना चाहिए, पब्लिक सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कितना सब्सक्राइब करना चाहिए पब्लिक, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर सैम 3 में दिया हुआ है, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्लास 12 के अंदर अगर तुम्हारा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, शेयर कैपिटल के चैप्टर में भी पढ़ाया गया होगा जरूर से मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलती लिखोगे, कोई भी झूठ इंफॉर्मेशन लिखोगे, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन लिखोगे, कोई भी बात छुपाओगे तुम तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है और उसमें मिनिमम जो है 3 साल तक का जो है जेल हो सकता है। क्लियर है? तो मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है या तो कोई एरर करना, मतलब कोई गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करना, या फिर कोई इंफॉर्मेशन हाइड करना, छुपाना जो कि रेलिवेंट है, दोनों को ही मिस स्टेटमेंट बोला जाता है। क्लियर है? और दोनों में ही मिनिमम 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर यूनिट 1 पार्ट बी ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ। मैं होप करता हूं कि तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। हम बहुत क्विकली इसको रिवाइज किए,
डिटेल वीडियो अवेलेबल है, जैसे कि मैं बोला यूट्यूब के अंदर भी अवेलेबल है, ऐप के अंदर भी अवेलेबल है। ऐप के अंदर तुमको नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट पेपर सब कुछ अवेलेबल है वहां पर। प्लस ऐप का जो लिंक है उसका ऐप का जो सॉरी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। प्लस एक व्हाट्सएप नंबर भी वहां पे तुमको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तुम अगर अपना कॉलेज का नाम उस व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे तो हम तुमको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, उस कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे, सो दैट उस कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो भी तुमको टाइमली मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 2 लेके आएंगे तुम्हारे लिए वन शॉट सीरीज का। मैं होप करता हूं वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी पसंद आ रहा है, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है। कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू एंड